हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीकल्चर से संबंधित फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। और ये बेसिक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत चीज़ जानकारी इससे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला है, फसल किसे कहते हैं। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। नेक्स्ट है कि किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियां कौन कौन सी हैं। तो किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां निम्न है। पहला है आपका मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, इसके बाद होता है खाद और उर्वरक देना, सिंचाई होता है, खरपतवार से सुरक्षा करना होता है, कटाई और भंडारण। तो इतनी पद्धतियां होती हैं। इसके बाद है प्रश्न, जुताई किसे कहते हैं। तो मिट्टी के उलटने पलटने एवं पोला यानी तोड़ने, मिट्टी को तोड़ने करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। नेक्स्ट है आपका खाद एवं उर्वरक क्या है। तो वह पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है मित्रों कि सीड ड्रिल क्या है, इसके उपयोग के क्या क्या फायदे हैं। तो सीड ड्रिल यह एक उपकरण बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल एक बीज बुआई उपयोग करने के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर से बुआई करते हैं सीड ड्रिल लगा के। इसके उपयोग के निम्न फायदे हैं। पहले, इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं समान गहराई बनी रहती है। बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं, जिससे जो है पक्षियाँ जो है बीजों को उठा के नहीं ले जाते हैं। इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। समय और श्रम की बचत होती है, लेकिन लागत अधिक लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है। तो सूक्ष्म जीवों का द्वारा होता है। कोई भी अपघटन होगा तो वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेतों में लगातार फसल उगाने से क्या हानियां होती हैं। तो खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में जो पोषक तत्व होते हैं, तत्वों में कमी आती है, उनमें कमी आती है, इसीलिए खाद उर्वरक डाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 उर्वरकों के नाम लिखो। तो 3 उर्वरकों के महत्वपूर्ण जो उर्वरक है उसमें है यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटास। ये तीनों चीज़ जो है सभी फसलों में डाले जाते हैं। इसके बाद है खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो बहुत सिंपल है, खाद और उर्वरक में निम्न अंतर है। चलिए बता देते हैं। पहला है आपका खाद, दूसरा उर्वरक। यह एक जैविक पदार्थ है। यह अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद में, उर्वरक में यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह फैक्ट्रियों में बनता है। इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं। कैसे हैं। तो ये समझ लीजिए, क्योंकि ये मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए केंचुए जो है किसान के मित्र कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कल्टीवेटर किसे कहते हैं। तो उत्तर है, आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, फसल चक्रण क्या है। तो उत्तर है, फसलों को अदल बदल कर बोना ही फसल चक्रण कहलाता है। और फसल चक्र अपनाना भी चाहिए, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व भी बना रहे और मिट्टी का संरक्षण भी हो। नेक्स्ट है,
उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम जीवाणु। ये जो है आपका लेगुमिनेसी कुल के जो फसल होते हैं, मतलब दाल वाली फसलें जैसे मटर हो गया, चना हो गया, इनकी जड़ों में पाए जाते हैं। और इसकी बुआई करते समय आप देखते हैं इसमें नाइट्रोजन कम मात्रा में दिया जाता है, जबकि फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा डाली जाती है। नाइट्रोजन की कम मात्रा इसलिए डाली जाती है क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वायुमंडलीय से करते हैं और फसल उसे उपयोग करते हैं। इसके बाद है सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं। तो पहला है मोट, चेन पंप, ढेकली और रहट। ये जो है पारंपरिक तरीके हैं, पुराने तरीके हैं जो अपनाए जाते थे सिंचाई के लिए। इसके बाद है आपका अगला प्रश्न, खाद के लाभ लिखिए। तो खाद के लाभ जो है, इसमें मिट्टी में जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है खाद डालने से। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। जैविक खाद से मिट्टी के गठन में सुधार होता है। तो ये सब प्रक्रिया जो है खाद के लाभ हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। तो सिंचाई के मुख्य स्रोत आपके कुएं हो गए, जलकूप हो गए, तालाब हो गए, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि ये जो है सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानियां हो सकती हैं। तो किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से एक ही प्रकार के पोषक तत्व में कमी हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपने गेहूं की बुआई किया और गेहूं जिस पोषक तत्व को यूज कर रहा है उसी का बार बार यूज हो रहा है और बाकी पोषक तत्व पड़े हुए हैं, तो एक ही पोषक तत्व की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, या दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। इसे मैं अभी ऊपर आपसे डिस्कस करके बता भी दिया था, चलिए एक बार फिर बता देते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु है। प्रश्न है कि हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है। तो हरित क्रांति जो है कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई थी, इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति का मकसद यही था कि खाद्यान्नों में तेजी से वृद्धि किया जाए। मुख्य रूप से खाद्यान्न आपका गेहूं था, इसमें चावल भी सम्मिलित था। और ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी जो है 1866 और 67 में लेकर आए थे इस क्रांति को, और इसमें जो है खाद्यान्नों को बहुत ही बढ़ावा मिला था। इसके बाद है आपका 2 कीटकनाशी रसायनों का नाम लिखो। तो 2 कीटकनाशी है 2 और 4D ये है। इसके बाद प्रश्न है हार्वेस्टर किसे कहते हैं। बहुत ही मस्त है, वह मशीन जो फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं। थ्रेसिंग किसे कहते हैं, ये सब बेसिक है और इसको जानना जरूरी है। थ्रेसिंग है किसे कहते हैं, तो काटी गई फसलों से बीज या दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। इसके बाद प्रश्न है कंबाइन मशीन किसे कहते हैं। तो वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का कार्य करता है कंबाइन मशीन कहलाता है। ये सब परिभाषा है, आप लोग याद कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद प्रश्न है आपका कि सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है सिंचाई के आधुनिक तरीके निम्न है। पहला है छिड़काव तंत्र। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। एक तो जल कम मात्रा में उपलब्ध हो और भूमि ऊंची नीची हो, वहां पर जो है छिड़काव तंत्र का प्रयोग किए हैं। इसके बाद है आपका ड्रिप तंत्र। तो इस विधि में जल बूंद बूंद करके गिरता है और ये डायरेक्ट फसलों की जड़ों में देते हैं। और इस विधि का जो है इस तंत्र का सबसे पहले उपयोग इजराइल में किया गया था और अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। ये इसमें खर्चा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है कैसे। तो जब एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये मिट्टी से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके बाद है आपका उर्वरक किसे कहते हैं, किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम लिखिए। तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को ही उर्वरक कहते हैं और 2 तत्व हो गए उर्वरक के, यूरिया और फास्फेट। नेक्स्ट है आपका प्रश्न कि खरपतवार किसे कहते हैं।
तो फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं। इन पौधों को ही हम खरपतवार कहते हैं। इनको खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए जिससे अच्छी पैदावार हो। तो इनकी रोकथाम के लिए कुछ जो है आपके पास दवाई आते हैं और कुछ जो है निकाई गुड़ाई द्वारा भी खरपतवार निकाले जाते हैं। इसके बाद प्रश्न है कीटकनाशी किसे कहते हैं? तो फसल उत्पादकों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली जो रासायनिक दवाओं को कीटकनाशी कहते हैं। जैसे खरपतवार नियंत्रण जो नाशी होते हैं वो उसको भी कीटकनाशी कहते हैं। जो रोग और कीट लग जाते हैं उनको भी कीटकनाशी कहते हैं, रोग और उनको जो है ख़त्म करने के लिए। इसके बाद है खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? तो खरपतवारों को हम 2 विधियों से नष्ट कर सकते हैं। पहला है निराई द्वारा, जो मैं भी बता रहा था, और कीटकनाशी के उपयोग से जो है खरपतवारों को ख़त्म किया जा सकता है। इसके बाद प्रश्न है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है आपका कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कमी हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को जो है ख़त्म करने के लिए फसल चक्रण या खेत में कुछ समय के लिए खाली छोड़ कर जो है हल किया जा सकता है। एक तो या खेत को खाली छोड़ दो या फसल चक्र जो है विधि अपना लो, हेर फेर कर फसल को बो, तो उससे जो है पोषक तत्व का नुकसान नहीं होगा। इसके बाद है आपका प्रश्न कि कीटकनाशी के उपयोग से होने वाले लाभ और हानियों का वर्णन कीजिए। तो कीटकनाशी से होने वाले उपयोग लाभ और हानियां निम्नलिखित हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला है लाभ यह है कि कीटकनाशियों के उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधों में कोई हानि नहीं पहुंचती है। पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। इसके बाद है आपका हानियां। तो हानियां है कि कीटकनाशी के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। जलीय जीवों व पौधों के धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है, क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। फिर खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। यह जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण कारण भी बनते हैं और कीटकनाशी के उपयोग से आनुवांशिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। तो ये रहे बेसिक चीज़, आप एग्रीकल्चर से जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और एग्री एग्जाम क्रैकर अड्डा को बिल्कुल सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।